हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि ड्यू डेट के बाद में हम आईटीआर को किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर हम लास्ट डेट के बाद आईटीआर को फाइल कर रहे हैं तो हमें कितनी लेट फीस या पेनल्टीज देनी पड़ेगी, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। सबसे पहले आप किसी मोबाइल या लैपटॉप में एक ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए, उसमें हो सके तो आपको क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करना है। इसके बाद में आपको जैसे लॉगिन हो जाते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाते हैं। वहाँ पर आपको ई फाइल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको जाना है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर है वो आपको सिलेक्ट करना है, जो कि आपका 2023-24 है। इसमें आपको ऑनलाइन मोड सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएँगे, यू हैव सेव्ड ड्राफ्ट। ये मैंने ऑलरेडी इसको सेव कर रखा था, पहले से फाइल कर दिया था। अगर आप बिल्कुल फ्रेश फाइल करेंगे तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है। मैंने इसमें सबसे पहले ही ऑलरेडी मैंने इसमें डाटा सेव कर रखा है, तो मैं रिज्यूम फाइलिंग पे जाऊँगा। दोनों की सेम प्रोसेस है, कोई इसमें फ़र्क नहीं आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ रिज्यूम फिलिंग पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ आपकी बेसिक चीज़ें हैं, जो जानकारी है, आपका नेम है, आधार है, पैन है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप एडिट भी नहीं कर पाएँगे। नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इसको आप एडिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, मेल आईडी अगर आपको गलत लगती हैं तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसमें आपको अपना एम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है। आप गवर्नमेंट से, जो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या स्टेट गवर्नमेंट से, पीएसयू या जो भी हैं आप, जो भी आपके ऊपर अप्लाई होता है उसको आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में जो फिलिंग सेक्शन है ये मेन है, इसको आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। इसमें सबसे पहले 139(1) है, जो कि ड्यू डेट से पहले अगर हम जब लास्ट डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट निकाल देता है उससे पहले हम अगर फाइल करते हैं तो इसमें 139(1) को सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारी लास्ट डेट निकल जाती है इनकम टैक्स भरने की, उसके बाद में अगर हम फाइल कर रहे हैं तो 139(4) को हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको यहाँ पे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम, यहाँ पे आपको नो को सिलेक्ट करना है, क्योंकि इसमें ये रेजिम जो होता है इसमें टैक्स स्लैब होता है, ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब होता है, तो उसी का इसमें फ़र्क होता है। जो भी बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, ओल्ड टैक्स स्लैब हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो इसमें आपको नो सेलेक्ट करना है। नीचे आपकी बैंक डिटेल्स है, इसमें से आप अगर आपने 2-3 अकाउंट इसमें ऐड कर रखे हैं तो उसमें से एक अकाउंट को आपको, बैंक अकाउंट नंबर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने इसमें कोई भी बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है तो ऐड एंड अदर पे जाके आप उसमें बैंक डिटेल्स अपनी फिलअप कीजिए और उसको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में उसको वैलिडेटेड ज़रूर करना है, ताकि जब भी आप इसको सेलेक्ट करके रिफंड का जो आपकी अमाउंट आएगा, प्रोसेस होगा, तो वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। अगर वैलिडेटेड अकाउंट नहीं होगा तो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएँगे। कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना, स्किप द क्वेश्चन पे आपको जाना है। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के बाद में सैलरी एज़ पर सेक्शन 17(1) है, यहाँ पे आपको अपनी ग्रॉस सैलरी डालनी है। आप 16 फॉर्म को देख लीजिए, उसमें आपको अपनी ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी, उसको आपको यहाँ पर उसको उस अमाउंट को डाल देना है। इसके बाद में नीचे आप आएँगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एग्ज़ैम्प्ट अलाउंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो नेचर ऑफ एग्ज़ैम्प्ट अलाउंस है, इसके अंदर काफ़ी सारी सेक्शंस दी गई हैं जो अंडर सेक्शन 10 की हैं। तो इसमें ये लिए आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा, जो फ़ोर्स के बंदे हैं उनके लिए जो भी अलाउंसेज़ होते हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि कौन-कौन से अलाउंस हैं जो आप उसमें दिखा सकते हैं। सबसे पहले गैलेंट्री अवार्ड का जो अमाउंट होता है वो फुली एग्ज़ैम्प्ट होता है, जितना भी आपको मिलता है उसको आपको उसमें दिखा सकते हैं। सेक्शन है अंडर सेक्शन 10 18 को आपको सेलेक्ट करना है, उसमें आपको पूरा अमाउंट शो कर देना है। इसके बाद में एलटीसी अगर आपने ली है तो अंडर सेक्शन 10 5 में आपको उसको डाल देना है जो आपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है। इसके बाद में जो तीसरा अलाउंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इनकेसमेंट ऑन ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट, अगर कोई रिटायरमेंट गया है तो वो भी इनकेसमेंट वाले अमाउंट को अंडर सेक्शन 10 की ए में सेलेक्ट करके उसमें से उस अमाउंट को दिखा सकता है, जो कि फुली एग्ज़ैम्प्ट है। इसके बाद में एचआरए वगैरह है तो उस अमाउंट को भी आप दिखा सकते हैं, अंडर सेक्शन 10 13 ए के अंदर आप दिखा सकते हैं। अब इसमें कुछ कैलकुलेशन की जो मेथड है ये इसमें दे रखी है, इसको आप देख लीजिएगा। इस पीडीएफ को मैं डाल दूँगा, तो इस हिसाब से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखा है। इसके बाद में नीचे सीए है, सीए का जो अंडर सेक्शन 10 14 2 के अंदर इसको दिखाना है। एक बच्चे का ₹100 पर मंथ है तो ₹1200
पर चाइल्ड, और 2 चाइल्ड अगर आपके पढ़ते हैं तो उनके 2400 रुपये आपको मिलेंगे। इसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट है, सेम सेक्शन है और इसमें 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ है, मतलब कि 3600 रुपये पर ईयर, और 2 बच्चों के 7200 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद में स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, इस तरह कोई अलाउंस मिल रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं, उसको आपको सिलेक्ट करना है। और इसमें कुछ कैटेगरी दे रखी हैं, तो उस कैटेगरी, जिस कैटेगरी के अंदर आप आते हैं उस अमाउंट को आपको सेलेक्ट करना है और उसको डाल देना है। इसके बाद में नीचे आप देखें कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, ये वाला अलाउंस अगर किसी को भाई को मिलता है तो ये सेक्शन को आपको सेलेक्ट करना है और ये अमाउंट आपको 2600 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको इसमें एग्जामेशन मिल जाती है। तो 12 मंथ की आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसमें। इसके बाद में कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस है, इसमें से भी ये सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है और इस तरह कोई अलाउंस मिलता है तो आप उसको दिखा सकते हैं। एक इसके बाद में एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी का, इसमें 39 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है। ये जो ट्रांसपोर्ट, इसके बाद नीचे आप देखेंगे हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस आपको अगर मिलता है, अगर आप किसी नक्सल प्रभावित या किसी भी हार्ड ड्यूटी के लिए, जैसे मान लीजिए श्रीनगर या छत्तीसगढ़, मतलब जहाँ पर भी डिस्टर्ब इलाका होता है वहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो आपको 42 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जामेशन मिल जाती है 50,400 रुपये की। तो इस अमाउंट को ये ऑल इंडिया में लागू है, हर फोर्स के ऊपर लागू है। इस अमाउंट को पक्का आप देखिएगा अपनी ड्यूटियों के हिसाब से और इसको आप पक्का फिलअप कीजिए। तो इसमें 42 रुपये पर मंथ के हिसाब से इसको आप ले सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक यूनिफॉर्म अलाउंस मिल जाता है जो कि 10,000 रुपये आपको पर ईयर मिलते हैं। ये रैंक के आधार पे सबके अलग अलग होते हैं। किट मेंटेनेंस अलाउंस अगर किसी भाई को मिल रहा है तो फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इस तरीके का अमाउंट है। तो इसके सामने सब ये सेक्शन लिखी हुई हैं, इसको आप देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कीजिएगा और आराम से इसमें से जो भी सेक्शन आपके ऊपर लागू है उसका अमाउंट आप उसमें शो कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैं इसमें आता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में इसको आपको सेव कर देना है। यहाँ पे आने के बाद में आपको नीचे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में टोटल डिडक्शन वाले कॉलम के ऊपर आपको आ जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे स्किप द क्वेश्चन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपके सामने काफ़ी सारी सेक्शंस आपको मिल जाएंगी, एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसी D1, एटीसीसी D1B। तो इनकी मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसी D1 है, ये तीनों सेक्शन सेम है, इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और इनमें जो तीनों को मिलाकर जो मैक्सिमम जो लिमिट आपको 1,50,000 की मिलती है, और इसमें आप कौन सा अमाउंट शो कर सकते हैं ये वाला इसमें लिखा हुआ है बिल्कुल। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाता है, पीएफ हो जाता है, और जो इक्विटी शेयर का है, ट्यूशन फी वगैरह है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, इसमें आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो उसका जो मूलधन होता है उस अमाउंट को भी आप इसमें शो कर सकते हैं। 1.5 लाख रुपए तक का ही आपको मैक्सिमम इसमें एग्जाम्पशन मिल जाती हैं। इसके बाद नीचे एटीसीसी, एन्युटी प्लान ऑफ एलआईसी, अदर इंश्योरेंस टुवर्ड पेंशन स्कीम, एटीसीसी D1 पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब मिला के आपको 1.5 लाख की आपको फाइनली एग्जाम्पशन मिलती है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो सेक्शन एटीसीसी D1B आपको मिल जाती है, जिसमें आपको डिडक्शन टुवर्ड पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सक्लूड डिडक्शन क्लेम्ड अंडर, इसके अंदर आपको 50,000 रुपये तक की आपको मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिल जाती है अगर आप किसी पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तब। नेक्स्ट है एटीसीसी D2, ये वाली जो आपका डीसीपीएस वगैरह करता है या एनपीएस के नाम से जो अमाउंट करता है, जो 2003 के बाद की भर्ती जिनको पेंशन लागू नहीं है तो उनका एनपीएस के नाम पे पैसे करते हैं, तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसमें फुली एग्जाम्प्ट है पूरा इसमें अमाउंट। जैसे मान लीजिए जो पीएसयू है, जो पब्लिक सेक्टर से जो एम्प्लॉई हैं, तो उनका 10% उनकी जो कंपनी है वो खुद कंट्रीब्यूट करती है। इसके बाद में अगर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं, उनका 14% उनका जो डिपार्टमेंट है या भारत सरकार है वो
उसके एनपीएस अकाउंट में जमा करती है। साथ ही उस भाई का 10% उसकी बेसिक और डीए का जमा होता है और गवर्नमेंट अपनी तरफ से 14% करती है। तो ये 14% वाला जो अमाउंट है उसका वो फुली एग्जेम्प्ट है, उसको आप उसमें दिखा सकते हैं सेक्शन नंबर 80CCD2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80CCD2, इसको सिलेक्ट करना है, इसमें उस अमाउंट को आपको दिखा देना है। इसमें सबसे पहले मैं एटीसी का अमाउंट है इसमें मैं ऐड कर देता हूँ, तो लगभग मैं डाल रहा हूँ 1,50,000 रुपये। आपका जितना बनता है उतना आप उसको शो कीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 80CCH, ठीक है, डिडक्शन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अग्निपथ स्कीम। ये स्कीम है, इसमें अगर किसी का कोई अमाउंट है तो वो इसमें भी दिखा सकता है। ये सेक्शन अभी हाल ही में ऐड की गई है। इसके बाद में सेक्शन 80D, डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट मेड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। 80D के अंदर आप 5,000 रुपये तक का तो आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के नाम से आपको डिडक्शन मिल जाती है, एग्जामेशन मिल जाती है, जिसका किसी प्रकार डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और 25,000 रुपये तक का अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है तो उस अमाउंट में से 25,000 का आप डिडक्शन यहाँ पे ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन है तो उनके 50,000 रुपये ले सकते हैं। इसके बाद में नीचे सेक्शन 80DD आ जाती है, जिसमें आपको डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट मेड टुवार्ड मेंटेनेंस और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट और पेड डिपॉजिट एनी अदर। जो डिसेबल पर्सन होते हैं और उनका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है और उनके ऊपर खर्च हुआ है तो उनके आपके पास बिल होने चाहिए, और उसके लिए आप 75,000 रुपये तक का आपको फ्लैट डिडक्शन मिलती है। और इसके बाद में 1,25,000 की डिडक्शन है, तो अगर कोई 80% से ज़्यादा अपंग होता है तो उसके लिए 1,25,000 रुपये तक का अमाउंट आप डिडक्शन में शो कर सकते हैं 80DD के अंदर। सेक्शन 80DD है, इसमें डिडक्शन टुवार्ड पेमेंट मेड टुवार्ड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। जो स्पेसिफाइड डिसीज होती हैं, विशेष बीमारियां होती हैं, उनके ऊपर आप 40,000 रुपये तक का अमाउंट उसमें आप शो कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन हैं तो 1,00,000 रुपये तक का अमाउंट उसमें आप शो कर सकते हैं। 80E है, हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन वगैरह ले रखा है तो उस अमाउंट को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। 80EE है, इसके अंदर आप 50,000 रुपये तक की आप इसमें डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने लोन लिया है एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंस या आप जो रहने के लिए मकान के लिए हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने लोन लिया है, वह लोन होना चाहिए 1 अप्रैल 16 टू 31 मार्च 2017 के बीच का लोन है, तो उस पर आपको 50,000 रुपये तक का अमाउंट की डिडक्शन मिल जाती है। इसके बाद में 80EEA है, डिडक्शन अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल टुवार्ड इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी। इसमें 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2022 और एंड डिडक्शन शुड नॉट हैव बीन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80EE, इसके अंदर वो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे 1,50,000 रुपये तक का उसके इंटरेस्ट के ऊपर आपको डिडक्शन मिल जाती हैं, तो यहाँ पर भी आप अमाउंट को शो कर सकते हैं। इसके बाद में सेक्शन 80EEB है, इसमें आप देख सकते हैं अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक वाहन आपने परचेज किया है तो आपको 1,50,000 रुपये तक की इसमें भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। 80G है, ये डोनेशन का है और विदाउट एनी लिमिट, इसमें कोई लिमिट वगैरह नहीं होती है। आप इसमें 100% डिडक्शन, 50% डिडक्शन, इसमें सारा इसमें दिखा रखा है। 80GG है जो रेंट पेड का है, इसमें इसकी इसमें कैलकुलेशन मेथड नीचे दे रखी है, अगर आप इसको देखेंगे और इसमें कैलकुलेट करने के बाद ही आप उसको शो कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है रेंट पेड रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। जो आपने जितना रेंट पेड किया है उसमें से आपको कितना कम करना है, 10% ऑफ टोटल इनकम। जितने भी 10 आपकी इनकम है टोटल उसका 10%। फिर उसके बाद में 5,000 रुपये पर मंथ, मतलब 12 महीने के आपके 60,000 रुपये। 25% ऑफ टोटल इनकम का 25%, इन तीनों में से जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन में आपको शो करना है।
इसके बाद में इसमें 80 GGA है जो साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के अंदर आपने अगर किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट किया, डोनेशन किया, तो इसमें भी आप उस अमाउंट को शो कर सकते हैं। तो ये सारी सेक्शन हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। आपको जो लगता है उसको आपको सिलेक्ट करना है और उसमें उस अमाउंट को आपको शो कर देना है। यहाँ पे मैंने 80D के अंदर नहीं दिखाया, जो मैंने आपको 5000 का अमाउंट बताया था उसको आप पक्का दिखाइएगा। उसमें आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ से आपको इसको सेव कर देना है। अभी स्क्रॉल डाउन करता हूँ, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, ये सब प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में हम टेक्स्ट पैड वाले कॉलम के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर आने के बाद में डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, यहाँ पे शो डिटेल पे जाएंगे। यहाँ पे आपका 10 नंबर से हो जाएगा और यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है और एडिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको उस अमाउंट को डाल देना है, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी। और यहाँ पर आपको जो भी आपका 16 फॉर्म में TDS कटा है उस अमाउंट को यहाँ पे दिखाना है। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहता है, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें चेंज हुआ है तो उस अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। और इससे पहले आपको 26A से मिलान भी कर लेना है, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के बाद आप व्यू फॉर्म 26A के ऊपर क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद में आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी, इसको टिक मार्क करना, प्रोसीड पे क्लिक करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करना, असेसमेंट यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको HTML व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे 56,000 का अमाउंट शो हो रहा है और यहाँ पर भी 56,000 का अमाउंट शो हो रहा है। तो ये सब डिटेल्स आपको भर देनी है और यहाँ पर कौन सा अमाउंट फिलअप करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 2,90,548 लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन ये अमाउंट नहीं आएगा। यहाँ पर अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आएगा यहाँ पर 6,70,008। उसमें अंडर द हेड सैलरी का ऑप्शन था, तो आप देख सकते हैं अंडर द हेड सैलरी के अंदर आपका जो अमाउंट है वो 6,50,000 का आएगा, ना कि 6,70,008, क्योंकि इसमें ये सब ऐड हो गए हैं। इसको मेरे को डिलीट करना था, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6,50,000 का अमाउंट यहाँ पर आएगा। 6,50,000 का अमाउंट उसमें अंडर द हेड सैलरी में आपको शो कर देना है। इसके बाद में आप नीचे आएंगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कंपटीशन ऑफ इनकम। आप यहाँ देखेंगे तो 6,50,000 रुपये तक की मैंने 7 लाख का ग्रोस डाला था, उसमें 50,000 डिडक्शन मिली थी मेरे को, स्टैंड डिडक्शन, और 2.5 लाख रुपये तक की मेरे को ATC का मैंने अमाउंट शो किया था। जो 80 की जितनी भी डिडक्शन थी उसमें शो किया था, तो 4 लाख रुपए तक का अमाउंट हो गया। तो यहाँ पर मेरे को जो पेनल्टी वगैरह देनी पड़ रही है तो वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे मेरे को 1,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ रही है। अगर मेरी टोटल जो इनकम थी वो 5 लाख से अबव रहती तो मेरे को यहाँ पे 5,000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ती। अगर मेरी ये इनकम जो यहाँ पे दिखाई हुई है 4 लाख जो है, यहाँ 2.5 लाख से भी नीचे आ जाती है, यानी कि 2,49,900 रुपये हो जाता है यहाँ पे अमाउंट, तो मेरे को कोई यहाँ पर पेनल्टी देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पेनल्टी नहीं लगती। तो आप समझ लीजिएगा, अगर आपका जो आपकी टोटल इनकम है 2.5 लाख से कम है तो आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच है तो आपको 1,000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से अबव है तो आपको 5,000 की पेनल्टी लगेगी। तो इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी पेनल्टी आपको कितने अमाउंट पे कितनी लगेगी। इसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और नीचे आप प्रोसीड पे आएंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टिक मार्क करना, आपका नाम है, पिताजी का नाम है, पैन कार्ड नंबर है और प्लेस में आपका यहाँ पे सर्वर का जो कोड है वो है। इसके बाद में नीचे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाती है, इसको दोबारा से आपको क्रॉस चेक कर लेना है और इसको अच्छे से रीड करने के बाद में आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। सक्सेसफुली वैलिडेशन हो जाएगा। उसके बाद में आपको ई वेरीफाई आपके आधार कार्ड या बैंक अकाउंट नंबर से आप कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप अपने आईटीआर को ड्यू डेट के बाद में फाइल कर सकते हैं। और इस वीडियो मैंने 16 फॉरम को शामिल नहीं किया था क्योंकि मैं नहीं उसको बार-बार दिखाना नहीं चाह रहा था, उसकी कुछ प्राइवेसी होती हैं, तो उसको मैंने शामिल नहीं किया। मैंने वैसे ही आपको सब जानकारी इसमें दे दी है। तो और बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी और भी लेनी तो मैंने इसमें पहले काफ़ी सारी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं जिनमें विस्तारित रूप से मैंने उसको बना रखा हूँ। वहाँ पे आप देख लीजिए, केवल इसमें जो बदलाव हैं वो फिलिंग सेक्शन के ही हैं। 139(1), 139(4) यही हैं जो ड्यू डेट से पहले, ड्यू डेट के बाद में कौन-सा फिलिंग सेक्शन हमें सेलेक्ट करना है बस। बाकी इसके अलावा जो प्रोसेस है वो सेम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।